तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूपीएचसीएससी 2020 में जो आए हुए थे और इसमें हमने 42 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं 3 लेक्चर्स में। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो अभी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ और आते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41, ये है क्वेश्चन नंबर 45 और ये 44 और ये 42। तो 42 तक हमने ये क्वेश्चंस देख लिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे current flowing through a circular coil, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ है, flowing through a circular coil is doubled and the number of turns in it is halved, the magnetic field at the center becomes। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular loop, और ये क्या होता है, B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान 2R। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एन मान लो N2 हो गया, N1 अपान हाफ हो जा रहा है और I2 हो गया वो 2 टाइम्स I1 हो जा रहा है। तो यहाँ से N2 I2 जो हो जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो N1 I1 के बराबर हो जाएगा, यानी NI के बराबर हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि B रिमेन्स कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे सी में जो कि ये क्रॉस है, ये गॉस लॉ नहीं है, ये फैराडे लॉ है। और यहाँ पे बी में देखते हैं, ये गॉस लॉ हो सकता है लेकिन फ्री स्पेस के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फ्री स्पेस, ये जो है चार्ज डेंसिटी 0 होती है और गॉस लॉ फ्री स्पेस के लिए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए अगर हमें ऑप्शन लगाना भी होगा तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे जो कि पार्शियली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एनर्जी बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर remains constant with increase in absolute temperature। Second, any option B, increase with increase in absolute temperature। Option C, decreases with increase in absolute temperature। या ऑप्शन डी, it does not depend on absolute temperature। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बैंड गैप किससे रिलेटेड, ई जी इक्वल टू टेम्परेचर डिपेंडेंट बैंड गैप के लिए ये होता है ई जी माइनस अल्फा टी स्क्वायर और टी प्लस बीटा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, ये वाला टर्म बढ़ जाएगा और इस तरह ईजी माइनस समथिंग तो वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, तो एनर्जी बैंड गैप कम हो जाता है, ये सही बात है। वैसे भी हम जानते हैं सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि बैंड गैप कम होता है या रेजिस्टिविटी कम होती है। क्लियर है, ऑप्शन सी सही है। इस फॉर्मूले से हम ये चीज देख भी सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इज 2330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 28.08. द नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब इन सिलिकॉन क्रिस्टल विल बी। सिलिकॉन क्रिस्टल में जो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसकी जो है एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी तो हो गई 2330 किलोग्राम, लेकिन मीटर क्यूब में कितने एटम होंगे ये देखना है पर मीटर क्यूब। चलिए फिर इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक वेट है ये हमने लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, वो 28.08 है। ठीक है, इसका मतलब इसके 28.08 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, अर्थात यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, 1 ग्राम सिलिकॉन में कितने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 28.08, इतने एटम्स होंगे। इसका मतलब 2330 किलोग्राम में इसके 2.33 इंटू 10⁻6 ग्राम इक्वल टू इसके 2.33 इंटू 6 पावर इंटू 10⁻6 ग्राम में कितने एटम होंगे। ठीक है, यानी जो ये अमाउंट दिया गया है, तो इसमें जो है आप देख लीजिए, इसको इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो है वो एटम्स मिल जाएंगे। पर मीटर क्यूब है, दोनों तरफ पर मीटर क्यूब लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा इतने एटम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻28। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ नॉर्मल जीमान इफेक्ट experiment with magnetic field of 0.3 Tesla splitting between components of a 6600 into 10 raised power minus 10 meter spectral line will be। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग होती है लाइंस की वो 6600 एंगस्ट्रॉम पे कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन का। ये डेल्टा न्यू इक्वल टू ईबी अपॉन 4 पाई एम, और ये भी याद रखिए कि डेल्टा न्यू ये भी पूछ लेता है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए इस तरह का, तो आप चेंज निकालेंगे तो डेल्टा न्यू इक्वल टू डेल्टा लेमडा सी अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन सी इंटू डेल्टा न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा न्यू की ये वैल्यू रख दीजिए, तो न्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर अपॉन सी इंटू ईवी अपॉन 4 पाई एम। ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, एम क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। तो डेल्टा लेमडा जो है वो इस तरह से हमें सारी वैल्यूज रखने पे मिल जाएगा। इसको आप मैंने काफी हद तक इसको सॉल्व कर दिया है और ये लगभग 6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर के अराउंड आता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर विल बी। ये हमने विस्तार से GDC वाले जो PYQ थे उसमें बताया है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप देख लीजिए जो इंटेंसिटी होती है वो 2J+1 की होती है। अब यहाँ पे दो लेवल होंगी, J1 J2, मतलब एक से आएगा जो है इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पे जहां से J आ रहा है यानी J मैक्सिमम है उसकी वैल्यू लेनी है। अब जैसे D1 में J1 J2 दोनों ही हाफ होते हैं, तो यहाँ पे D1 लाइन में, तो यहाँ पे J की वैल्यू हाफ ले लेंगे और ये 2 आ जाएगा, I1 इंटेंसिटी की वैल्यू 2 आ जाएगी। J2 में ऊपर वाली वैल्यू 3/2 होती है और लोअर वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेनी है तो यहाँ पे हम 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और I1 अपॉन I2 1:2 ये हमेशा आता है, ये याद रखना। अगर पूछ ले नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू 4 होती है, D2 की वैल्यू
नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट, ये 6 होती है। तो यहाँ पे d1/d2 जो है वो 2/3 होगा। ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना होगा कि पूछ क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आयनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। देखो, आयनिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, अगर आयंस उसमें नहीं बन रहे हैं, केवल आयनिक क्रिस्टल है, आयंस नहीं बन रहे हैं, तो प्रैक्टिकली जीरो होगी, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को नहीं होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इसमें प्रैक्टिकली जीरो होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ये है कि इसमें एक रिएक्शन दी गई है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका जो है मास नंबर A है। इससे कुछ पार्टिकल या कुछ रेडिएशन होता है और इसका एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाता है और एटॉमिक नंबर वही रहता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाता है, मास नंबर वही रहता है। फिर से कोई दूसरा इसमें रेडिएशन निकलता है और इसका एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाता है और मास नंबर A-4 हो जाता है। और फिर से तीसरी बार ये चीजें होती हैं, तो सब कुछ वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने कितने पार्टिकल निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर बीटा इमिशन, नेगेटिव बीटा इमिशन, ठीक है, बीटा माइनस इमिशन, ये कब होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Z(X)A, यहाँ पे ये इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा क्यों, यहाँ पे मैं इसकी सप्लीमेंट्री रिएक्शंस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में बदलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका बीटा माइनस पार्टिकल है, और प्लस यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आएगा। ये रिएक्शंस होती हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ गया है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया कि इसमें बीटा पार्टिकल निकलेगा। दूसरा क्या है कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल में जो है, अगर मान लो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो ये 2He4 होता है। इसका मतलब अगर ये निकलेगा Z+1 YA से, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, Q में कन्वर्ट हो जाएगा। और Q में Z+1 यानी कि इसमें Z-1 हो जाएगा और A की पावर यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 है एटॉमिक मास और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो यहाँ से ये Z-1, तो यानी दूसरी बार ये अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। और तीसरी बार ये रिमेन्स सेम है, तो यहाँ पे ये गामा पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले बीटा पार्टिकल निकला, फिर अल्फा निकला और फिर गामा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा निकल रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है इन कार्बन साइकिल द आइसोटोप्स कार्बन 12 splits into alpha particle fuses with another carbon nucleus to form magnesium 24। सी ऑप्शन है इज completely converted into energy। डी ऑप्शन है इज रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पे रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ द साइकिल, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 6C12 + 1H1। यहाँ पे ये जो कार्बन की साइकिल है, ये देख लेते हैं। एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कार्बन फिर से रीजनरेट होता है एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। देखिए, कार्बन 12 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बनाएगा और कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और नाइट्रोजन फिर से स्प्लिट होगा कार्बन 13 में, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलेंगे। फिर कार्बन 13 फिर से हाइड्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होगा और कुछ एनर्जी निकलेगी दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में ये नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बनाएगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। फिर ये ऑक्सीजन स्प्लिट होगा नाइट्रोजन 15 में। ठीक है, और नाइट्रोजन 15 में स्प्लिट होने के बाद ये नाइट्रोजन 15 फिर से जो है हाइड्रोजन के साथ जब करेगा, तो यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, ये जो कार्बन है
यहाँ पे ये रीजनरेट कर रहा है, फिर से कार्बन आ गया इसमें, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा जो कि स्टेबल पार्टिकल, ठीक है। तो ये सारी कार्बन साइकिल की रिएक्शन होती हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होती हैं, और यहाँ पे 4 स्टेप में ये चीजें दिखाई गई, आप इसको देख सकते हैं ना। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है कि फिर से ये रीजनरेट होता है, फिर से वापस ही यही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी इक्वल टू फर्मी एनर्जी इज गिवन बाय। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत डीप भी है, लेकिन इसको हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे होता है तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे के भी बात करते हैं 2m, और यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो होती है 3 पाई स्क्वायर n अपॉन 1/3, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये 3D के लिए है, ये 3D जो है लेटिस के लिए होता है। के की वैल्यू ये याद रखिए, यही पूछ लेता है कई बार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये 3D के लिए है, 3D लेटिस के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन क्योंकि फर्मी की बात है तो ये के एफ हो गया, तो के एच, और यहाँ पे जो मोमेंटम होता है पी एफ, वो एच कट के एफ हो गया, और पी इक्वल टू एच अपान लेमडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच अपान लेमडा हो गया, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, इसे एफ कर दीजिए। और अगर मतलब ये ठीक है, अब यहाँ से आप जो है लेमडा एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे ये आएगा लेमडा इक्वल टू एच अपान एच कट के एफ, और ये कुछ कुछ हो जाएगा 2, सॉरी ये होता है 4 एच अपान 2 पाई होता है, ठीक है। तो 2 पाई और ये पाई अपान ये हो जाता है, 1 मिनट ये पेन नहीं चल रही, हाँ, तो ये हो जाता है 2 पाई, और के एफ की वैल्यू ये 3 पाई स्क्वायर n अपान 3 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पाई को इसके साथ अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो है 2 बाहर हो जाएगा, और अंदर जाके ये पाई क्यूब बन जाएगा, तभी तो बाहर आया पाई, और ये n हो जाता है, और यहाँ से लेमडा एफ की वैल्यू जो है वो 2 पाई अपान 3n आती है, और ये 1/3 रहेगा ऑफकोर्स। आपको आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप ये के की वैल्यू याद रखिए, और यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फार्मूला याद रखिए, इनके बीच ये रिलेशन भी होता है, कई बार ये रिलेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आसान है, एक बार इसको करके देखिए, और इससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट होता है, इसमें ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसी तरह से और भी टेम्परेचर के लिए भी फार्मूला होता है, लेमडा के लिए भी फार्मूला होता है। तो ये कह रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर TC एंड क्रिटिकल फील्ड HC फॉर अ सुपर कंडक्टर आर रिलेटेड एज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर के लिए कैसे रिलेट होती हैं, एच सी इक्वल टू एच नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी अपान टी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको दिख रहा है, ये मस्ट है, इसको लर्न करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा क्या है, अलाउड, ये अलाउड ट्रांजिशन फॉर द एच बीटा लाइन इन 1 अपान एच बीटा लाइन इन, ये जो है क्या है कि रेडवर्क का फार्मूला है, इसमें एच बीटा लाइन। तो देखिए एच बीटा लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एच बीटा लाइन के लिए सबसे पहले n1 इक्वल टू जिसमें जाएगा वो 2 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऑप्शन है, हाँ, सी और बी 2 है। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू वो
N3 की वैल्यू वो N2 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब N3 इक्वल टू 3, 4, 5 इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पे जो N3 की वैल्यू इसे रखेंगे, इसे एच अल्फा लाइन, और N4 की वैल्यू एच बीटा लाइन, ये एच गामा लाइन मिलेगी। ठीक है, एच अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है, इसको आपने अवश्य पढ़ा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान है। देखिए, हीलियम नियॉन लेजर में जो लेजिंग एक्शन का काम करता है, हीलियम नियॉन लेजर में जो लेजिंग एक्शन का काम करता है वो नियॉन करता है, और यहाँ पे हीलियम क्या करता है, हीलियम एटम्स एक्साइट्स द नियॉन एटम्स। ठीक है, तो हीलियम एटम क्या करते हैं कि ये जो है एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और इम्पार्ट कर देते हैं नियॉन को दे देते हैं, और नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और फिर नियॉन एटम से लेजिंग एक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर, बढ़िया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन। बहुत बार ये भी पूछा जाता है ये, और इसका सिंपल सा ऑप्शन रो बी इक्वल टू माइनस जो है नेबुला डॉट पी, जहाँ पे पी क्या है, पोलराइजिंग वेक्टर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो जाता है सिग्मा इक्वल टू पी डॉट एन। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू पी डॉट एन, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अगर पूछता है, और ये वॉल्यूम चार्ज, ये बाउंड चार्ज है। ठीक है, सारे बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज की बात करें। तो 56 एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो होता है टाइम वेरिएशन। ठीक है, टाइम वेरिएशन होता है, तो और लेंथ वेरिएशन होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसे हम टाइम डायल्यूशन कहते हैं, यानी टाइम घटता बढ़ता है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों के कारण अब चेक करते हैं। देखो क्या होगा कि चार्ज करंट, करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पे टाइम पे आ गया, यानी टाइम अगर चेंज हो जाएगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से टाइम चेंज हो जाएगा, तो ये करंट भी चेंज हो जाएगी। तो करंट तो नहीं हो सकती। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्यू अपॉन वी है, रो, और वी का मतलब लेंथ का क्यूब हो गया मान लो। ठीक है, इसकी डायमेंशन, तो यानी लेंथ चेंज हो रही है, तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है। और चूंकि करंट और करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये चेंज हो सकती है। लेकिन चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो चार्ज इनवेरिएंट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये भी पूछा जाता है। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है, इसके पहले वाले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और लेक्चर बचा है, और फिर उसके बाद हम यूपीएचसीएससी के किसी और सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कारम, जय हिंद, वंदे मातरम।